प्यारे बच्चों, आज की नमस्ते सत श्री अकाल। हमारे 10वीं की कक्षा के एसएसटी में छठे लेसन के कुछ वीडियोस आपको पहले दे दी, जिसमें हमने व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ा। उसमें हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया। व्यवस्थापिका की अंग राष्ट्रपति है और कार्यपालिका का प्रधान भी राष्ट्रपति है, मुखिया जो होता है। तो आज हम राष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ इन सारी चीज़ों को ध्यान से सुनिए, पढ़िए और क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। लिखता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह उपबंध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 52 हमें क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। याद रखना है। अनुच्छेद पढ़े ना संविधान में, हमने जो 395 अनुच्छेद बने हुए थे हमारे संविधान में, उसमें से 52 नंबर पर क्या कहता है कि राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। तो 53 क्या कहता है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं करे अथवा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। तो वास्तव में क्या होता है कि शक्तियां तो राष्ट्रपति के पास है, तो वह इन शक्तियों का स्वयं उपयोग न करके अपने द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा इन शक्तियों का उपयोग करता है। इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद व भारत का महान्यायवादी होंगे। तो जो हमारी कार्यपालिका है उसके सदस्य कौन कौन से होंगे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ठीक है। ये सभी इसके सदस्य होंगे। राष्ट्रपति का कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होंगे। देखिए, नाम मात्र का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। क्योंकि हमने अनुच्छेद 53 में पढ़ा ना कि राष्ट्रपति या तो स्वयं कार्यपालिका के कार्य करे अथवा अपने द्वारा नियुक्त अधीनस्थ कर्मचारियों से कराए। तो वो राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का निर्माण करता है और उसी का वह शक्तियाँ इनकी उपयोग करते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। यहाँ क्वेश्चन है संसदात्मक, क्योंकि हम संसद को ही पढ़ रहे हैं ना। तो जैसे ब्रिटेन में है वैसे ही हमारे यहाँ संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होगा। वैधानिक का मतलब विधि अनुसार, कानून अनुसार, संविधान अनुसार, और दूसरा वास्तविक प्रधान होगा, ठीक है। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और भारतीय संघ में उसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट जैसी ही है। अब ऐसी बात आती कि राष्ट्रपति के 2 अनुच्छेद हमने पढ़े। 52 में राष्ट्रपति होगा और 53 क्या कहता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का स्वयं उपयोग करे अथवा उनके द्वारा नियुक्त या अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करे, ठीक। अब हम पढ़ रहे हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति बनेगा उसके लिए योग्यता क्या होगी। तो संविधान में राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए कुछ योग्यताएं दी गई हैं। तो इसको हम अभी पढ़े, नोट करें, याद भी करना। पहली योग्यता यह है कि वह भारत का नागरिक हो, ठीक है। जैसे हमने लोकसभा, राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता पढ़ी ना, उसी प्रकार इसमें कि वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु कितनी वर्ष हो? 35 वर्ष हो, लिखी हुई है। लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको बताई थी मैंने 30 वर्ष, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको बताई हुई है कितनी? 25 वर्ष। याद है ना? उसको फिर देख लेना बेटा। तो राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। यह वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी अर्थात कर्मचारी या लाभ का पद धारण किए हो, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता, ठीक है। तो यानी सीधी सी बात कि सरकारी कर्मचारी ना हो वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अगर है तो उसको त्याग पत्र देना होगा अपने पद से। राष्ट्रपति भारतीय संसद अथवा राज्यों के विधानमंडलों के किसी सदन का सदस्य
नहीं होगा, ना तो वो संसद का सदस्य होगा, ना किसी विधानमंडल का सदस्य होगा। अब आई राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, अब प्रत्यक्ष में तो क्या होता है कि जनता सीधे ही चुनाव में भाग लेती है। ठीक है ना, सीधे अगर हमने सरपंच का चुनाव देखा है अपने आसपास गाँवों में, ग्राम पंचायतों में सरपंच का चुनाव होता है, तो अपने परिवार के मेंबर जिनकी वोट बनी हो वो सीधे सरपंच को वोट डालते, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाती है वह सरपंच बन जाता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कौन कौन से वो लोग हैं। तो यहाँ क्या कहता है, चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है और वह चुनाव एकल सहकर्मणीय मत पद्धति के आधार पर होता है और यह पद्धति इस प्रकार है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। अब निर्वाचक मंडल में कौन है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदन कौन कौन से होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, संसद के दोनों सदन कौन से होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। और लोकसभा और राज्यसभा में हमने पढ़ा था कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति भी मनोनीत करता है। अर्थात ये जो मनोनीत सदस्य हैं चुनाव में भाग नहीं लेते, इसलिए इसमें लिखा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभाओं तथा 70वें संवैधानिक संशोधन 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब देखो, विधानसभा सभी राज्यों की विधानसभाएं और संघीय यानी केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य भी इस चुनाव में भाग लेते हैं, शामिल होंगे निर्वाचन मंडल में। अब बात करते हैं एकल सहकर्मणीय मत पद्धति। तो संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष मत पद्धति के अनुसार होगा, जिसे एकल सहकर्मण मत पद्धति कहा जाता है। इस चुनाव में मतदान गुप्त मत पत्र द्वारा होता है और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, न्यूनतम वोट प्राप्त करनी आवश्यक होती है और न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सूत्र है। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने का सूत्र क्या है, दिए गए वैध मतों की संख्या बटा भाग निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1, यानी कुल डाले गए मतों की संख्या बटा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या और प्लस 1। इससे निर्धारित जो मत निर्धारित संख्या होती है, ठीक है, उसके लिए ये पद निश्चित कर दिया जाता है। ठीक है, आगे की पद युक्ति की पद्धति, यानी राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है। अभी हमने पढ़ लिया राष्ट्रपति की योग्यता पढ़ ली, निर्वाचन प्रणाली पढ़ ली। निर्वाचन में क्या है, एकल सहकर्मण मत पद्धति होती है, क्योंकि जनता सीधे चुनाव में भाग न लेकर जनता द्वारा जनता का नेतृत्व करने के लिए उनके प्रतिनिधि चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया आ गई महाअभियोग। राष्ट्रपति पर क्या लगेगा, महाअभियोग। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 51-52 में हमने पढ़ा एक राष्ट्रपति होगा, 53 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए, है ना, और 61 में राष्ट्रपति को हटाना है। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद कौन सा, 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे पदयुक्त किया जा सकता है। उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार भी भारतीय संसद के प्रत्येक सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को प्राप्त है। अभियोग चलाने की अनुमति के लिए अभियोग चलाने वाले सदन की सदस्य संख्या का 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं और सदन में प्रस्ताव प्राप्त होने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा और यदि अभियोग
का प्रस्ताव सदन की कुल संख्या का 2/3 यानी 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए तो उसके उपरांत प्रस्ताव द्वितीय सदन को भेजा जाएगा। जैसे लोकसभा में प्रस्तुत हुआ तो यहाँ से 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत होने के बाद राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में हो तो लोकसभा में आ जाएगा। दूसरे सदन इन अभियोगों की या तो स्वयं जांच करेगा या इस कार्य के लिए विशेष समिति नियुक्त करेगा। यदि इस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो प्रस्ताव स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति को पदयुक्त यानी उसका इस्तीफा समझा जाएगा, अर्थात उसे हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। अध्ययन की सुविधा के लिए राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों को 2 भागों में बांटा है, सामान्यकालीन शक्तियां और संकटकालीन। सामान्य काल तो अभी चल रहा है, संकट काल यानी विशेष परिस्थितियां, जैसे कि अभी हमारे ऊपर एक महामारी का प्रकोप है ना, कोरोना का, तो ये संकट काल की स्थिति को, उधर भारत चीन के युद्ध की थोड़ी सी संभावना है तो वो भी इस बात को दोहरा सकती है कि संकटकालीन स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन सामान्य काल की शक्तियां अभी हम पढ़ रहे हैं। तो सामान्यकालीन शक्तियां अथवा अधिकार संविधान के द्वारा सामान्य काल में राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्रदान की गई उनका अध्ययन इस प्रकार है 5 बिंदुओं से। पहली है कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 53 जिसमें हमने पढ़ा था ना कि वह अपनी शक्तियों का खुद उपयोग करे अथवा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति करे, ठीक है ना, तो वो अपने कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है। तो वो वहाँ क्या किसको नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री को, ठीक है, और उसके मंत्रिमंडल को। तो अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त निर्णय उसके ही माने जाएंगे। यानी प्रधानमंत्री कोई निर्णय करता है तो वो निर्णय किसका माना जाता है? राष्ट्रपति का। महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति। अब ऐसे कौन कौन से अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? राष्ट्रपति भारत संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की, राज्यों के राज्यपाल की, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, महालेखा परीक्षक की, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा विदेशों में राजदूत की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये कुछ नियुक्तियां थी। अब शासन संचालन संबंधी शक्तियां, इस संबंध में उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जा सकते हैं। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। दोनों सदन, फिर याद रखो, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्तियां तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्णय कर सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी उसी के द्वारा किया जाता है। वैदेशिक क्षेत्र में शक्तियां यानी दूसरे देशों के साथ संबंध से संबंधित, तो भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थिति भारतीय दूतावासों के लिए दूतावासों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूत व राजनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। विदेशों से संधियों और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। बेशक करता कौन है? प्रधानमंत्री। सैनिक क्षेत्र में शक्ति, तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था ना, 6ठी 7वीं 8वीं में, कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। प्रतिरक्षा सेवाओं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। अतः भारतीय राष्ट्रीय संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा की जा सकती है और न ही सेनाओं का प्रयोग किया जा सकता है। यानी सेना का प्रयोग करना है तो किसकी स्वीकृति होगी? संसद की। विधायी शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, उसे भारतीय संसद का भी अभिन्न अंग माना जाता है। इस रूप में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, विधायी क्षेत्र यानी कानून से संबंधित, विधायी क्षेत्र का प्रशासन, कानूनी संबंधी शक्तियां।
राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में के प्रशासन से संबंधित अनेक शक्तियां प्राप्त हैं। वह संसद के अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन समाप्ति की घोषणा करता है। वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके निश्चित काल से पूर्व भी भंग कर सकता है। मैंने आपको बताया था ना कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का, लेकिन निश्चित नहीं है। उसको समय से पहले भंग किया जा सकता है और अब तक 9 बार लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर दिया गया है। आपको याद होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, तो वो 3 बार प्रधानमंत्री बने, पहले 13 दिन के लिए, फिर 13 माह के लिए और फिर अगली बार, क्योंकि उनका कार्यकाल समय से पहले समाप्त कर दिया गया था। आगे की बात करें तो यहाँ क्या कहता है, किया जा चुका है 9 बार। ठीक है, आगे कहता है संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। जैसे दोनों सदनों की अधिवेशन शुरू होता है ना, तो संयुक्त बैठक में भाषण देता है। उसके द्वारा अन्य अवसरों पर भी संसद को संदेश या उनकी बैठकों में भाषण देने का कार्य किया जा सकता है। राष्ट्रपति के इन भाषणों में सारांश की सामान्य नीति की घोषणा की जाती है। ठीक है, आगे कहता है सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। अभी मैंने बोला था ना कि राष्ट्रपति हमारी राज्यसभा और लोकसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को और लोकसभा में 2 सदस्यों को। आंग्ल भारतीय और 12 लोग कौन हैं, जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला या अन्य किसी क्षेत्र, अन्य में खेल भी शामिल है, क्षेत्र में विशेष कार्य किया हो। विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। ठीक है, विधेयक यानी किसी कानून पर संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप धारण करता है। वह साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ संसद को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन यदि वह विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। अध्यादेश जारी करना या अध्यादेश की शक्ति। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता ना और सरकार को या देश को किसी कानून की आवश्यकता होती है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। जिस समय संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा हो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ये अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेंगे, लेकिन संसद चाहे तो उसे उसके द्वारा इस अवधि से पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है। और अगर संसद दोनों सदनों से उसे बहुमत से पारित कर दे तो वह विधि या कानून भी माना जाता है। वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखेगा। उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। आय व्यय का विवरण का मतलब है बजट। ठीक है, बजट जो है वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है, लेकिन करवाता कौन है, राष्ट्रपति। न्यायिक शक्तियां। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है। वह उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय की कार्य व्यवस्था में संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति क्षमादान की प्राप्त है। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार भी प्राप्त है। अर्थात राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की शक्ति को समाप्त कर सकता है, दी गई सजा को समाप्त कर सकता है, माफ़ कर सकता है, ठीक है, और सजा को परिवर्तन भी कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो में संकटकालीन अधिकार, उद्घोषणा, प्रभाव एवं व्यवहार का उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए खुश रहें।